अब हमारे पास है आइसोथर्मल या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, मतलब आइसोथर्मल कह लो या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर कह लो। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब समतापी, तापमान इसमें कांस्टेंट है, समतापी प्रक्रम ये। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। लिखा है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ठीक है, इट्स कॉल्ड एज आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। मतलब वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो नियत तापमान पर होता है। मतलब नियत का मतलब क्या है कि जिसमें तापमान आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसमें आपका तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। मतलब वह थर्मोडायनेमिक या वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें तापमान नियत रहता है उसको हम समतापी प्रक्रम बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, या फिर आइसोथर्मल। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट। अब देखो कैसे रह रहा है कॉन्स्टेंट। हमारे पास P और B, ये आपका PV डायग्राम है। ठीक है, ये आपका P है बाई एक्सिस पे, यहां इधर क्या है आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है आपका। अब हमने आपको एक लॉ बताया था, बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम क्या था, बॉयल का नियम ये कह रहा था कि एट टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब जब आपका तापमान जो है कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में जो प्रेशर ऑफ गैस था वो किसके बराबर था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके था, देखो 1/B है तो ये बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये सिंपली B होता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दो, या फिर आप ये कह सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, तो ये आपका क्या था, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ये कह रहा था कि कोई भी आइडियल गैस है उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तापमान, तो उस गैस का प्रेशर, ठीक है, उस गैस के वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, उल्टा। ठीक है, 1/, होगा। ठीक है, अगर ये 1 नहीं होता, डायरेक्ट B होता तो ये अनुक्रमानुपाती कहलाता, ये वाला साइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि बॉयल का नियम ये कह रहा है कि कोई भी आइडियल गैस है जिसका कोई भी मास आपने किसी सिलेंडर में भरा है या कहीं पे भी है, तो उस गैस में अगर उस गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, नियत है, तब उस गैस का प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हो गया इसका कि आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसका अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, मान लो कि हमने ये जब ये साइन हटा देंगे, हमने बराबर लिख दिया, तो हमने यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू मान लो C ले ली और ये B है, तो यहां से क्या आ जाएगा, P इंटू B इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका क्या आ गया, P इंटू B इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या है, ये इक्वेशन है कि भाई अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन होगी वो P इंटू B इक्वल टू कांस्टेंट। C मतलब है ये कांस्टेंट, ये लिखा गया। ठीक है, अब आप C की जगह K लिख सकते हो, कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हो, लेकिन क्या होगा, P इंटू B। कैसे आया, क्योंकि बॉयल का नियम लगता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बॉयल का नियम फॉलो होता है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी भी आइडियल गैस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे
प्रेशर ऑफ गैस उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/b। और जब हम इस साइन को हटाएंगे, ये अनुक्रमानुपाती साइन को, तो हम बराबर जब लगाते हैं तो हम किसके जगह कांस्टेंट c लिख दिया हमने, ठीक। आप k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया, c/b हो गया ये। तो ये इधर चला जाएगा, p इंटू बी, ये c रह गया, मतलब कांस्टेंट। p इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्या आ गई, P इंटू बी इज इक्वल टू सी। सी मतलब जो आपका C है वो कांस्टेंट है, कोई भी आप K लिख दो, A लिख दो, B कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो P इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है। आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो रहा है तो वो P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणनफल होगा, वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे आया, बॉयल का नियम लगता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो आपको बताया गया था कि भाई बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है। तो वो बॉयल का नियम क्या कहता है कि कोई भी आइडियल गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जिसका क्या है, तापमान नियत रहता है, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा, दाब, वो उस गैस के वॉल्यूम मतलब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहां से क्या आ गया, हमने जब इसको साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो P इक्वल टू C/B आ गया, ठीक है। आप चाहे K लिख दो, K/B लिख दो, तो P इंटू बी इक्वल टू K मतलब कांस्टेंट, या C मतलब कांस्टेंट। तो सिंपली इक्वेशन क्या हो गई, P इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से ये किसके बराबर आ जाएगा, P1 B1 C। अगर हम लिखें P2 B2 इक्वल टू C, जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट बराबर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आप कुछ भी कर लो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप ये प्रोसेस यहां पे रखो, मैंने अगर मान लो मैं इसको 1 मान लेता हूं ये, और ये आपका प्रोसेस इधर 2 है, ये 1 से 2 जा रहा है, ठीक है। जैसे ये 0 से 1 जा रहा है तो मतलब ये 1 2 हो गया, ठीक है। तो अब मैं P1 B1 लिखूं तब भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि आप कितना भी उसमें टेम्परेचर चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वॉल्यूम प्रेशर कुछ, उस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा नियत रहेगी, ठीक है, एक ही वैल्यू आएगी। तो P1 B1 इक्वल टू C, यहां से ऐसे P2 B2 इक्वल टू C। तो इससे 1 और 2, इन दोनों से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों से हमको देखने को मिल रहा है कि भाई P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। ये हमारी क्या हो गई, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अगर कहीं पे लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसकी इक्वेशन क्या होगी, P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है तो P1 इंटू B1 किसके बराबर होगा, P2 इंटू B2। मतलब गुणनफल किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई इनिशियल स्टेट मतलब 1 पे, इक्वल टू किसके होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई एट स्टेट 2 मतलब फाइनल पे। तो भाई लिखा गया 1 स्टेट पे P1 इंटू B1 इज इक्वल टू 2 स्टेट पे P2 इंटू B2, ठीक। अगर देखो इसमें 0 और 1 से दिखाया गया तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, P0 B0 इज इक्वल टू P1 इंटू B1। ये चीज भी आप बता सकते हो, क्योंकि भाई प्रोसेस तो आपको कहां से हो रहा है, चाहे आप 0 1 मान लो, चाहे 1 2 मान लो, 2 3 मान लो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी इक्वेशन है इसकी वो क्या है, P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप कितने भी आगे इसमें मल्टीप्लाई करते रहो वो बराबर होंगी सबकी वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे P1 B1 इक्वल टू क्या हो गया, P2 B2। अगर ये और आगे 3 तक जाता तो P3 इक्वल टू P3 B3, और आगे होता 4 तक तो इक्वल टू P4 B4, ऐसे इक्वल टू P5 B5। वो आपके क्या रहती, कांस्टेंट चलती रहती, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की इक्वेशन, मतलब आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस की इक्वेशन जो होगी
वो P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। कैसे आया? क्योंकि जब किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस गैस का प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहां से आया? बॉयल्स के नियम से, जो आपको बताया गया कि भाई बॉयल का नियम क्या था कि कोई भी आइडियल गैस है जो आप किसी कंटेनर में भर रहे हो और आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। मतलब जितना टेम्परेचर आपका उसका पहले है उतना ही टेम्परेचर भरने के बाद भी है, दोनों कांस्टेंट है, T1 इक्वल टू T2। ठीक है, T1 इक्वल टू T2। तो क्या होगा कि जो गैस का प्रेशर है, दाब, और जो गैस का वॉल्यूम है, आयतन B, वो क्या हो गया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम के। ठीक है, 1/b को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये 1/b है तो इस साइन को बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डायरेक्ट होता, 1 नहीं होता, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B होता, तो ये साइन क्या कहलाता है, डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे उसके बराबर इक्वल है। 1/b का मतलब क्या हो गया कि भाई 1/, है मतलब उसके जस्ट उल्टा जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे कह सकते हो। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल B या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b, ऐसे बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, आप कह सकते हो अनुक्रमानुपाती किसके है, 1/, वॉल्यूम के, या फिर व्युत्क्रमानुपाती किसके है, वॉल्यूम के। तो हम जब इसको साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं भाई कि कहीं पे भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा होता है तो हम जब उसको रिमूव करते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए, वैल्यू वो बराबर रहे, उसकी यूनिट्स बराबर रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट ने C रख दिया, आप चाहे K रख दो, चाहे आप यहां पे K रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो P इंटू बी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, K के बराबर कह लो चाहे C के बराबर कह लो। ठीक, तो ये सिंपली आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या हो गई, P इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, C K A B कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगा, तो उस केस में आपकी इक्वेशन जो होगी वो P इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती कभी भी, हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 1 स्टेट पर लगाते हैं तो P1 इंटू B1 इक्वल टू C आ गया ये। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब अगर हम 2 पे लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, P2 इंटू B2 इक्वल टू C। क्योंकि C1 और C2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई C जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तभी तो हमने कांस्टेंट बोला है। तो अब क्या यहां से क्या आ जाएगा, दोनों से P1 B1 इक्वल टू P2 B2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो ये जो शेप आपकी बनी हुई है 1 से 2, ये जो शेप है ये आपकी है हाइपरबोला, मतलब अति परवलय। क्यों? क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि भाई कोई भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, जैसे x इंटू वाई है, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है ये। ठीक है, तो ये 1 से 2 क्या हो गया, हाइपरबोला आपका हो गया। इसकी शेप जो होगी क्या, हाइपरबोला प्रोसेस, मतलब यहां आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी इक्वेशन क्या हो गई, P इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो हम अब देखेंगे कि भाई जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा था, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, उसमें वर्क ट्रांसफर, ये फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है। ठीक, कि भाई उसकी जो बात हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर की, वो ये बात हो रही है कि P1 B1 ln B2 upon B1 आया। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है P इंटू बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अभी हमने देखा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये था P वॉल्यूम और ये आपका 1 से 2, ये मतलब P इंटू बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसमें क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये हमारी तो इक्वेशन थी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। हमको वर्क ट्रांसफर निकालना है 1 2 W12 1 से 2,
उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू डी वी। ये हमने आपको बताया कि भाई ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अब हम 1 से 2 निकालेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन करना है हमको, 1 से 2 डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to, ये यहां से यहां पे क्या होगा आपका, ये जो आपका होगा ये आपका होगा क्या, B1 से B2। ये क्यों, क्योंकि हमारा प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा, वॉल्यूम हो रहा है, तो B1 से B2 P इंटू dV। ठीक है, तो अब देखो ये आपका दो फंक्शन है, P अलग है V अलग है, तो हमको P को क्या करना है, B के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, क्योंकि दो जब फंक्शन आपके हैं तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में आपको पूरा ये फंक्शन यहाँ पे बनाना है। ठीक, तो यहां से P की वैल्यू, ये P की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये C बटे B, ये आ गए, यहां पे पुट कर दो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, B1 से B2, ये आपके पास आएगा C बटे B इंटू dV। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 1 से 2 dW। अब ये C क्या आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू आ रही है आपकी, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका तो कोई फर्क होगा नहीं इंटीग्रेशन में, तो ये C आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका क्या रह जाएगा, B1 से B2 1 बटे B इंटू dV। ठीक, तो अब देखो आपका C, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln B, ये B1 से B2। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे x इंटू डी एक्स क्या होता है, ln x। ये आप पढ़ चुके हो कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बटे x का है ये, 1 बटे x क्या होगा, ln x। तो यहां पे x की जगह क्या है, v, तो ये c ln b। अब हमारी लिमिट क्या है, B1 से B2। ठीक, अब हम लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी, ऊपर वाली क्या है, B2, बीच में माइनस लगता है, कौन सी लिमिट आएगी, ln B1, ये वाली। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है log m माइनस n का, तो क्या आ जाएगा, B2 बटे B1। मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ln m माइनस ln n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ln m बटे n, मतलब log x माइनस log y बटे log x बटे y। यहां पे क्या है, log x की जगह B2, y की जगह B1, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे y, मतलब B2 बटे B1। अब देखो ये तो हमारा आ गया ये, अब c को हमें क्या करना है, रिमूव करना है कि भाई कांस्टेंट तो आएगा नहीं हमारे पूरे उसमें, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल लिया, तो c हमारा यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू C। मतलब आप C की जगह P1 B1 भी लिख सकते हो या फिर P2 V2 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या बराबर है, तो आप यहां पे लिख दो, तो आपके पास सिंपली जो इधर आ गया ये वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा, W12। ठीक, W12 क्या हो गया, C ln B2 अपॉन B1। तो अब देखो अब हमारे पास आया क्या, तो हमारे पास ये वर्क ट्रांसफर आ गया, W12 इज इक्वल टू P1 B1 ln B2 बटे B1। ये आपका आ गया वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पहला वाला फॉर्मूला, P1 B1 ln B2 अपॉन B1, P1 B1 ln B2 अपॉन B1। C की जगह हमने क्या लिख दिया, P1 B1 और ये ln B2 अपॉन B1। तो ये आपका आ गया वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, PB इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू टी, ये आपने इक्वेशन पढ़ी है। तो अगर हम इसको PV1 इज इक्वल टू लिखें तो ये क्या हो जाएगा, mRT1। ठीक है, ये जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है, P इंटू बी इज इक्वल टू mRT, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 B1 इज इक्वल टू mR इंटू T1। तो जहां P1 B1 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू आर इंटू T1। मतलब इस P1 B1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा इसकी जगह ये mR इंटू T1, मतलब ln B2 अपॉन B1। कैसा आया ये अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे।
आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन है वो क्या है, P इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है किसी प्रोसेस में, W12 P इंटू dV। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, कोई प्रोसेस तो हमारा यहां से यहां, तो हमने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस पर इंटीग्रेट किया, और वो इंटीग्रेशन से क्या होता है, छोटा छोटा एलिमेंट करके पूरा प्रोसेस मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 से 2। अब यहां पे B क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम है ये, B1 से B2, अब P इंटू dV। प्रेशर को हम चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है उसके रिस्पेक्ट में ये पूरा फंक्शन बनाना है। तो ये वॉल्यूम है, आपका ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर की जगह यहां से क्या आ जाएगा, C बटे B, तो ये आपका C बटे B आ गया, ठीक है, ये आपका dV, तो P1 B2 C बटे B इंटू dV, ठीक है। अब ये आपका क्या C कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन ना होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, उससे बाहर निकल आएगा, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, B1 B2 1 बटे B इंटू dV। अब आपको मैथमेटिक्स में पता है कि 1 बटे x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log x, log मतलब नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ln x, ये हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, C ln B, अब यहाँ x की जगह क्या है, V वॉल्यूम, ln B B1 B2 ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपकी क्या है लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है। तो लिमिट का मतलब होता है कि भाई ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित, निश्चित मतलब लोअर लिमिट ये होगी, हायर ये होगी, मतलब ये इन दोनों लिमिट के बीच में ही इसकी वैल्यू आएगी और कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं और यहाँ पे 4 लिख दूं, तो 2 और 4 मतलब इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी ln b की, वो 2 और 4 के बीच में ही आएगी, चाहे तो वो 2.1 हो सकती है, 2.4 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 तक हो सकती है मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगी B1 और मैक्सिमम B2। तो सबसे पहले हम कौन सी लिमिट रखेंगे, जो मैक्सिमम है मतलब ऊपर वाली लिमिट log B2, फिर माइनस log B1। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि log x माइनस log y या log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बटे n, ये लिखा है log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है log m बटे n, ठीक है। तो वो log B2 बटे B1 आ गया। अब हमको C क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इससे तो मतलब है नहीं, तो C हमको क्या करना है, रिमूव। C की जगह क्या आ जाएगा, ये P इंटू बी इजकल टू कॉन्स्टेंट था, तो P1 B1 इजकल्स टू P2 B2, क्योंकि P1 B1 या फिर P2 B2 कुछ भी लिख सकते हो आप, तो P1 B1 हमने यहां लिख दिया, तो ये आ गया W12 P1 B1 log B2 बटे B1, ये आपका आ गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कैसे आया वो हमने यहां पर देखा, भाई इंटीग्रेशन किया। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है क्या, मेन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन P इंटू बी इजकल टू कॉन्स्टेंट। फिर हमको पता होना चाहिए कि वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, W12 इजकल टू P इंटू dV, मतलब ये आपका प्रोसेस में फॉर्मूला लगेगा कि जो भी वर्क ट्रांसफर आपको निकालना है। अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपको पता है कि 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हम उसी के रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा फंक्शन बना लेते हैं। जैसे यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम क्या बनाएंगे, इस प्रेशर को चेंज करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रेशर की जगह C बटे B, ये आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया C बटे B। अब C क्या कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा 1 बटे B इंटू dV। आपको पता है मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है कि भाई 1 बटे x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक, log x मतलब ये x है तो x, यहाँ पे क्या है B मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ क्या आ जाएगा B log B B2 B1 से, ठीक है। अब ये क्या है, अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। तो यहाँ क्या करेंगे, जब लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले ऊपर की माइनस नीचे की, हम ये नहीं कर सकते कि पहले ये लगा दी फिर ये, नहीं, गलत। सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर ये लोअर लिमिट लगेगी, तो log B की जगह ये B2 माइनस log B1, ठीक है। अब log m माइनस log n, इसकी क्या होती है फॉर्मूला, log m बटे n, ये मैथमेटिक्स में log m माइनस log n मतलब log m बटे n, ये हो गया। तो यहां से क्या हो गया, log B2 बटे B1। अब ये C आपके पास चल रहा है, तो C को अब हम रिमूव करेंगे, C मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई वैल्यू तो यहां पे हम रखेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 B1 या फिर P2 B2, तो ये आ गई P1 B1 log B2 बटे B1, ये आपके पास आ गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये कैसे आया, ठीक है।
देखो अब हमारे पास आया ये W12 इज इक्वल टू P1B1 ln B2 बटे B1। ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। हमने पढ़ा है कि PV इज इक्वल टू होता है mR इंटू T। ये R क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो अगर हम यहां लगाएं P1B1 तो ये क्या हो जाएगा? देखो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट है, R आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? टेम्परेचर में T1। तो P1B1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला mR T1 ln B2 अपॉन B1। ये एक फॉर्मूला ये हो गया। तो चाहे तो आप ये यूज कर सकते हो P1B1 log B2 बटे B1, या फिर mR T1 log B2 बटे B1, या फिर mR T2। अगर आप P2B2 लगाते हो तो यहां क्या हो जाएगा? P2B2 इक्वल टू mR T2, तो mR T2 log B2 बटे B1। तो एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो ये तो आपको पता लगा कैसे आया, ठीक है। P1B1 log B2 बटे B1, ये आपका पहला वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब देखो आपको पता है कि जो आइसोथर्मल की इक्वेशन है PV इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो हमने क्या लिखा था कि P1B1 इज इक्वल टू क्या होता है इससे? P2B2 ये होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रेशर अलग कर लो एक जगह और वॉल्यूम आप अलग कर लो। ये P1 बटे P2 कर लिया हमने और B2 बटे B1 कर लिया। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ये ठीक। अब हम B2 बटे B1 जो हमारे पास फॉर्मूले में है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? P1 बटे P2, मतलब जहां जहां B2 बटे B1 है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? P1 बटे P2 से। तो कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? W12। अब हमारे पास ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा? P1B1 ln P1 बटे P2। ये एक फॉर्मूला ये बन गया, क्योंकि हमारे पास ये था ln B2 बटे B1। तो B2 बटे B1 ये हमने क्या लिख दिया? P1 बटे P2। तो हमारे पास क्या बन गया? P1B1 ln P1 बटे P2, ठीक। अब हमको पता था कि PV इक्वल टू क्या होता है? mRT। तो P1B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? mRT1, ये वाला। तो यहां पे हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा mRT1 ln P1 बटे P2, ये ठीक है। तो हमारे पास जहां B2 बटे B1 था वहां हमने P1 बटे P2 लिख दिया। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, ये ठीक है। तो ये सब बराबर है। तो चाहे तो आप P1B1 ln B2 बटे B1 लिखो, या फिर P1B1 ln P1 बटे P2, या फिर mRT1 ln B2 बटे B1, या फिर mRT1 ln P1 बटे P2। चारों फॉर्मूले क्या है? वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मतलब जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, समतापी प्रक्रम, उसमें आपके वर्क ट्रांसफर क्या होगा? P1B1 ln B2 बटे B1, या फिर mRT1 ln B2 बटे B1। उसको चेंज कर दिया क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो P1 बटे P2 इक्वल टू क्या होता है? B2 बटे B1। उससे हमने B2 बटे B1 जहां जहां है वहां P1 बटे P2 लिख दिया। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर की, कि भाई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है। ये वाला जो आपका प्रोसेस है BV, ये आपका प्रोसेस 1 से 2, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? ये P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि 1 से 2 जो वर्क ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? ये सारे आपके फॉर्मूले आए। तो ये कैसे आया ये आपने देख लिया, इसका डेरिवेशन क्या था, कैसे था, ठीक है। अब बात हो रही इंटरनल एनर्जी की, हीट ट्रांसफर वो कैसे आई वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क ट्रांसफर कैसे आया, कैसे निकला, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या फॉर्मूले हैं वो हमने अभी यहाँ पे देख लिए, ठीक। आगे बात करते हैं। अब दूसरा है हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, ये कि डी यू की वैल्यू क्या है, इन्होंने 0 लिखी हुई है कि भाई इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। देखो कैसे होगी,
हमारे पास मान लो ये कोई कंटेनर है, हमने इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक, ये कोई हमने गैस भर दी, ठीक। मान लो इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है, जब हमने इसको भरा, भरने के बाद जो इसका टेम्परेचर होगा वो T2 होगा, ठीक। लेकिन कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2, मतलब दोनों टेम्परेचर क्या है, बराबर, मतलब कांस्टेंट। तो हमने आपको बताया कि जो आपके आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब फॉर आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। मतलब किसी भी आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ही प्रेशर पे, ना ही वॉल्यूम पे, किसी पे भी नहीं, केवल टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब किसी आइडियल गैस की, केवल आइडियल गैस की बात हो रही है, रियल गैस की बात नहीं हो रही। आइडियल गैस के केस में क्या होगा, फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, मतलब ना ही प्रेशर ना वॉल्यूम, कोई नहीं, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हमने लिख दिया टेम्परेचर डिपेंड कर रही, मतलब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एफ और क्या है ये फंक्शन, जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या है कि कोई भी वैल्यू होगी इसकी तो वो केवल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओ ये बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब इंटरनल एनर्जी जो गैस आइडियल गैस की है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब ये चेंज होगी, चेंज नहीं हो रहा है तब ये चेंज नहीं होगी, ठीक। तो अब क्या होगा, मान लो अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि T1 इक्वल टू T2, मतलब कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रही, कि जो भी टेम्परेचर इसका इनिशियल कंडीशन पे है वही टेम्परेचर इसका क्या है फाइनल कंडीशन पे, मतलब T1 T2 क्या है, दोनों बराबर है। तो जो भी हीट इसमें फ्लो हो रही है वो हीट तो बाहर तो कोई फ्लो हो नहीं रही, टेम्परेचर में कोई चेंज हो नहीं रहा। तो केवल और केवल जो इंटरनल एनर्जी होगी, जैसे आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा T, मतलब M इंटू सी T2 माइनस T1, ठीक है, ये Q12 के बराबर। तो हम कहना है कि टेम्परेचर में कोई चेंज हो नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो इसमें ऊष्मा कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या होगा इंटरनल एनर्जी हो रही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, du बराबर M इंटू सी T2 माइनस T1। ये अब हम कह रहे हैं हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक। हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब T1 इज इक्वल टू T2 है, तो यहां पर रख दो। तो T1 इज इक्वल टू T2 का मतलब क्या हो जाएगा कि du इज इक्वल टू एम सी, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0, मतलब du इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब समतापी प्रक्रम में क्या होगा 0। मतलब अगर आपका प्रोसेस है कौन सा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा क्या होगा 0, मतलब कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, du का मतलब क्या होगा कि U2 माइनस U1, यही तो होगा, ये क्या है 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि U2 इज इक्वल टू U1, मतलब कांस्टेंट, ये मतलब अगर आपकी गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस केस में गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, मतलब U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, T1 इक्वल टू T2 है। तो आपको हमने बताया कि भाई आइडियल गैस के केस में क्या है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली,
जब टेम्परेचर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उसी का मतलब है कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। लेकिन कब? केवल और केवल जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। T1 इज इक्वल टू T2, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही ये रिलेशन वैलिड है कि जब कोई गैस आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस में होगी, मतलब आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, समतापी प्रक्रम, उस केस में आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। आपकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपका यहां से आया कि ये कैसे आया, ये आपकी ये चीज है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गया कि भाई इफ ए गैस अंडरगोज अ आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, देन देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर कोई गैस समतापी प्रक्रम में है तब उसमें उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब उस गैस की आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तो ये आपकी बात हो गई कि इंटरनल एनर्जी कैसे जीरो आई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसकी, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट है इसमें कि भाई इसमें कहा जा रहा है कि हीट ट्रांसफर जो है dQ, ये हीट ट्रांसफर किसके बराबर है? वर्क ट्रांसफर के, W12। कैसे आया वो देख लेते हैं। हम किस प्रोसेस में चल रहे हैं? आइसोथर्मल, ये 1 से 2, ये P आपका ये V, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर आपका क्या है? T, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T2, मतलब कांस्टेंट। तो ये कहता है, हमको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो हमने अभी आपको पीछे ही बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये क्या होता है कि Q12 इज इक्वल टू क्या होता है? DU प्लस W12। अब ये हम 1 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो 1 से 2 जा रहा है, इसलिए हमने इसको ले लिया Q12 W12। नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये टोटल हीट होगी वो क्या होगी? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, T1 इक्वल टू T2। ये हमने अभी निकाला कि DU की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई? जीरो, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमारी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। किसमें? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, आइडियल गैस में। तो DU की वैल्यू जीरो थी, अभी हमने देखी कैसे आई। ठीक, हम यहां पे पुट कर देंगे इसमें, देख लो भाई, ये Q12 DU की जगह हमने जीरो लिख दिया प्लस W12, तो ये हमारे पास क्या आ गया? Q12 इज इक्वल टू W12, ये हमारे पास आ गया ये। ठीक, ऐसे आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। मतलब अगर कोई गैस समतापी प्रक्रम में है, उस केस में जितनी भी हीट ट्रांसफर होगा और वर्क ट्रांसफर जो होगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफर उस वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। इफ ए गैस अंडरगोज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, देन इन दिस केस द हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। ये Q12 इक्वल टू W12, ये हमारा यहां से आया। तो W12 मतलब क्या है कि जो ये फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपके Q12 के फॉर्मूले होंगे, मतलब जिस फॉर्मूले से आप वर्क ट्रांसफर निकालोगे उसी फॉर्मूले से आपकी हीट ट्रांसफर निकलेगा। इसका मतलब हुआ ये दोनों बराबर है। तो कैसे बराबर आए? हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है आइसोथर्मल प्रोसेस में? जीरो।
क्यों हुई? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट है, मतलब T1 = T2। और हमने देखा कि भाई आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, नो चेंज इन टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या होगा? जीरो, कोई चेंज नहीं। तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी, तो Q12 क्या हो गया? W12। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, मतलब समतापी प्रक्रम है, तो उस केस में ऊष्मा और कार्य दोनों ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया कि भाई हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर कैसे बराबर हुआ। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं।